तो एंटीबायोटिक ये जो टॉपिक है ये हमने कल या पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, पिछले स्लाइड में। तो एंटीबायोटिक के बारे में हमने बहुत सारी स्टोरीज दिखी थी। यहाँ पर मैंने आपको शोले की स्टोरी बताई थी कि आपको शोले की स्टोरी पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले वो मूवी देखनी होगी क्योंकि आपने देखी होगी, सबने, पॉपुलर मूवी है। तो उसमें जैसे लोहा लोहे को काटता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर वो पूरी फिल्म बेस्ड है। उसी प्रिंसिपल के ऊपर एंटीबायोटिक बेस्ड है। लोहा लोहे को काटता है, मतलब जो पॉइजन है, जहर जहर को काटता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जहर को काटने के लिए हम जहर का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, लोहे को काटने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, आणि मराठी में मध्ये एक म्हण आहे की काट्याने काटा काढणे। ओके, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती है। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में डिटेल में हमने देखा था कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ब्रीफ हमने देखा था कि अलग अलग क्लास जितने भी हम देखेंगे वो उसी मैकेनिज्म से काम करेंगे। ओके, चाहे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, या फिर वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, या फिर वो सेल वॉल की जो परमिएबिलिटी है, परमिशन देने की जो एबिलिटी है, उसको कहीं पर वो अफेक्ट करेंगे और उसको पंक्चर करने का काम करेंगे। ओके, और मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करेंगे। उसमें हमने देखा था, पूरा पाथवे देखा था कि जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड किस तरह से डायहाइड्रो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, आगे चलकर वही प्यूरिन और pyrimidine बेसिस बनाता है। तो वो सारा हम ऑलरेडी देख चुके थे। उसमें शोले की स्टोरी भी हमने देखी थी। उसमें हमने सल्फोनामाइड देखा था, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि सल्फोनामाइड जो होते वो सल्फोनामाइड उसमें अलग अलग जगह पर वहाँ पर काम करते हैं। सल्फोनामाइड विथ कोट्रिमाक्सोजोल, वो जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमने देखा था वो भी हमने देखा था। सल्फोनामाइड विथ ट्राइमेथोप्रिम, ओके सॉरी, सल्फोनामाइड विथ ट्राइमेथोप्रिम, और दोनों का जो सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का जो कॉम्बिनेशन है उसको ही कोट्रिमाक्सोजोल कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है कि क्लासिफिकेशन, ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक केमिकली किस तरह से क्लासिफाई होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमने पिछले क्लास में लिया था सल्फोनामाइड, वो प्योर एंटीबायोटिक नहीं है। क्यों एंटीबायोटिक नहीं है? बिकॉज दे आर सिंथेटिक कंपाउंड, वो हम लैब में बनाते, पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन करके बनाते, तो वो कोई एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन उनको सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। ओके, सिंथेटिक एंटीबायोटिक क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक की तरह वो एक्शन दिखाते हैं लेकिन वो सिंथेटिक होते हैं, इसलिए उनको सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। तो फिर एंटीबायोटिक कौन है, एंटीबायोटिक किस तरह से क्लासिफाई होते हैं? तो कुछ मेन क्लास, इस तरह से बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास यहाँ पर हम आज वही देखने वाले हैं, दैट इज बीटा लैक्टम। ओके, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एक केमिकल रिंग होती है, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो बीटा लैक्टम कंटेनिंग जो भी एंटीबायोटिक्स होंगे वो दो तरह के, उसमें अलग अलग सब क्लास होंगे, दैट इज पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। ओके, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आगे चलकर फिर से दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, वन इज पेनिसिलिन एंड अनदर इज सिफेलोस्पोरिन। ओके, पेनिसिलिन जो होते हैं उनमें भी बहुत सारे अलग अलग सब क्लास आपको मिलेंगे, सब क्लास उसका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा। ओके, अलग अलग उसमें डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ओके, और सिफेलोस्पोरिन में भी आपको अलग अलग वहाँ पर डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ओके, तो एक ब्रॉड क्लास हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक का, इंपॉर्टेंट एंड ब्रॉड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, दीज आर नैरो स्पेक्ट्रम। इस तरह से भी क्लासिफिकेशन कई जगह पर आपको मिल जाएगा कि नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एंटीबायोटिक्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू दिस टू क्लास एज पर देयर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब काम करने का तरीका। ओके, तो नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दैट स्पेक्ट्रम? ओके, तो नैरो स्पेक्ट्रम ऐसे एंटीबायोटिक होंगे जो पर्टिकुलरली सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ही किल करेंगे। ओके, तो अभी माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ग्राम स्टेनिंग को पॉजिटिव कलर दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम स्टेनिंग को निगेटिव, मतलब ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर को निगेटिव रिजल्ट देते हैं, उनको हम कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो भी अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है, तो हमारा एंटीबायोटिक
अगर सिर्फ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव दोनों में से किसी एक के अगेंस्ट ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो उसको हम कहेंगे नैरो स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसका जो स्पेक्ट्रम है, उसका जो एरिया है, काम करने का जो एरिया है वो नैरो है, कम है। ओके, या तो पॉजिटिव को ही किल करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही किल करेगा, या ग्राम निगेटिव को ही किल करेगा, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो नैरो है। ओके, तो ऐसे एंटीबायोटिक को हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक टेट्रासाइक्लिन है। ओके, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये क्या होते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। ओके, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन कौन से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और किसके अगेंस्ट कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। कमिंग टू द क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट क्लास हम देखने वाले हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ओके, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इट इज अगेन इम्पोर्टेंट क्लास। उसमें अलग अलग क्लास आते हैं या फिर अलग अलग कंपाउंड आते हैं, कह सकते हैं, जिनके लास्ट में आखिर में जनरली माइसिन लिखा हुआ होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन। ओके, तो इस तरह से उनके आखिर में जनरली माइसिन लिखा हुआ होगा, तो वो सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड के क्लास में आते हैं। ओके, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्लास है दैट इज टेट्रासाइक्लिन। ओके, इसको आप अलग अलग जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसका नाम ही आपको उसका स्ट्रक्चर बता सकता है। बीटा लैक्टम, इसमें आपको अगर पता है कि बीटा लैक्टम रिंग क्या है, कौन सी है, तो आप इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। अमाइनो ग्रुप ग्लाइकोसाइड को अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड। ओके, तो ग्लाइकोसाइड, अल्कोलाइड वगैरह ये हम सब नेचुरल कंपाउंड में ही देख चुके हैं। फार्माकोग्नोसी में हमें ये सब हो चुका है। ग्लाइकोसाइड्स क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ओके, जैसे पेप्टाइड लिंकेज होता है वैसे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ओके, कार्डियक ग्लाइकोसाइड वो भी हम देख चुके हैं। ओके, वैसे ही अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। टेट्रासाइक्लिन, उसका नाम ही उसका आपको स्ट्रक्चर बताता है। टेट्रा मतलब चार, 1 इज मोनो, 2 इज डाई, 3 इज ट्राई, 4 इज टेट्रा। ओके, टेट्रा जिसके स्ट्रक्चर में 4 साइकिल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे टेट्रासाइक्लिन। ओके, तो चार साइकिल्स कौन कौन से, उनका नाम क्या है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, ये सारे जब हम टेट्रासाइक्लिन डिटेल में देखेंगे तब हम वो सब देखने वाले हैं। तो उसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। Then is macrolides antibiotic. It is very important also because macrolides, इसमें 2 फेमस एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है उसमें यूज होते हैं, दैट इज इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ओके, दीज आर वेरी पॉपुलर ड्रग्स। तो मैक्रोलाइड्स, और अभी एक फार्मासिस्ट की, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्जाम हुई थी, उसमें भी इस माइक्रोलाइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इरिथ्रोमाइसिन इज प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, की नीचे दिए गए कौन से क्लास में इरिथ्रोमाइसिन प्रेजेंट है। तो उसमें अलग अलग एग्जाम्पल थे, बीटा लैक्टम थे, अमाइनोग्लाइकोसाइड था, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स। ओके, तो उसका करेक्ट आंसर था मैक्रोलाइड। तो एंटीबायोटिक ये जो क्लासिफिकेशन है इसके ऊपर आपको 100% कहीं ना कहीं पर कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। ओके, इस क्लासिफिकेशन के ऊपर। देन नेक्स्ट इज क्विनोलोन्स। इसको क्विनोलोन्स और फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं, क्योंकि क्विनोलोन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्विनोलोन को अगर फ्लोरीन ग्रुप अटैच है तो उसको फ्लोरोक्विनोलोन में वो कन्वर्ट होता है। तो क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसका फेमस एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओके, फेमस एग्जाम्पल। इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, ये सब भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। अदर एंटीबायोटिक्स में बहुत सारे और भी आते हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे क्लोरामफेनिकॉल के ऊपर। इट इज इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक। ओके, सो दिस आर सम इम्पोर्टेंट क्लासेस। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं या इसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट दैट इज पेनिसिलिन। तो नेक्स्ट ही स्लाइड में हम क्या करने वाले हैं कि पेनिसिलिन के बारे में जानने वाले हैं कि पेनिसिलिन क्या है। ओके, पेनिसिलिन इज पार्ट ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो नेक्स्ट स्लाइड में ही हम पेनिसिलिन को स्टार्ट करेंगे।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे द फर्स्ट क्लास फ्रॉम रियल एंटीबायोटिक कैटेगरी, दैट इज पेनिसिलिन और बिटालैक्टम। बिटालैक्टम में सबसे पहले हम देखेंगे पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन इट इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये एक फेमस स्टोरी है, हम सभी को पता है कि एक सेरेंडिपिटी मतलब एक्सीडेंटल डिस्कवरी कि करना कुछ एक चीज चाहते थे लेकिन हो गई कुछ और चीज, और जो बहुत अच्छी हुई। ओके, अच्छा उनको आउटपुट मिला कि वो स्टडी कुछ अलग कर रहे थे लेकिन उस स्टडी में उनको क्या देखा उन्होंने कि पेनिसिलियम नोटाटम ये जो एक स्पीसीज है बैक्टीरिया की स्पीसीज, उससे जो वो क्या कर रही है, वो जो स्पीसीज है वो बैक्टीरिया से मिलने वाला जो भी एंटीबायोटिक है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहला एंटीबायोटिक जो जिस बैक्टीरिया से हमने निकाला था, ओके, दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, तो पेनिसिलिन सबसे पहले इसी पेनिसिलियम नोटाटम से निकाला गया, लेकिन बाद में कमर्शियल यूज के लिए इसकी इतनी ज़्यादा यील्ड नहीं थी। यील्ड मतलब क्या है कि उससे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता था। ओके, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जितना पेनिसिलिन की ज़रूरत पड़ रही थी उस समय उतना पेनिसिलिन इस पेनिसिलियम नोटाटम से नहीं मिल रहा था। तो दूसरा बैक्टीरिया उसी के स्पीसीज का, ओके, दिस इज जीनस, पेनिसिलियम इज जीनस, दिस इज स्पीसीज। ओके, तो दोनों की जीनस सेम है, दैट इज पेनिसिलियम पेनिसिलियम, लेकिन स्पीसीज अलग है। तो क्राइसोजिनम इस स्पीसीज का जो बैक्टीरिया था उसको यूज किया गया फॉर द कमर्शियल यूज, और उसकी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा है, तो उससे ही बाद में पेनिसिलिन फिर हम प्रोड्यूस करने लग गए थे। सो दिस इज द स्टोरी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो है उसका स्ट्रक्चर, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर। अगर आपको किसी भी एंटीबायोटिक का बेसिक स्ट्रक्चर पता है तो आप उसका सिंथेसिस पता लगा सकते हो। ओके, आप उसका डिग्रेडेशन पाथवे पता लगा सकते हो। ओके, कि अगर कोई चीज़ बनती भी है या टूटती भी है तो कुछ उससे हिस्से होते हैं। ओके, कुछ फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर है, ओके, और बड़ा सा कंप्यूटर वो अगर पूरा सेटअप किया गया है तो हमें उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर उसका एक एक पार्ट अलग किया जाए, एक मॉनिटर अलग किया जाए, उसका सीपीयू है वो अलग किया जाए, फिर उसको माउस अटैच होता है, उसको कीबोर्ड अटैच होता है, ओके, उसको प्रिंटर अटैच हो सकता है, स्कैनर अटैच हो सकता है, इस तरह से अलग अलग चीज़ें उसको अटैच होती है। तो उसको सिर्फ अगर हम क्या करें, अलग अलग करके देखें, उसका एक एक वायर जोड़ कर देखे कि ये वायर कहाँ पर फिट हो रहा है। ओके, प्रिंटर अगर जोड़ना है तो कहाँ पर जोड़ना होगा, अगर माउस जोड़ना है तो कहाँ पर जोड़ना होगा। तो इस तरह से उसकी असेंबली को अगर हम समझे, ओके, तो हम किसी भी चीज़ को असेंबल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिसेंबल कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, ओके, और छोटे छोटे टुकड़े किस तरह से अगर जोड़ना है हमें पता है तो हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को असेंबल कर सकते हैं। ओके, और वही सेम चीज़ स्ट्रक्चर के बारे में, हम स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमी हमारे ऊपर है कि वो बहुत हार्ड होते हैं, समझने में बहुत बिल्कुल ही आसान नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को तोड़े, बेसिक से स्टार्ट करें कि वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह से बना है, ओके, तो हम उसका सिंथेसिस पता लगा सकते हैं। ओके, हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ओके, तो डायरेक्टली अगर आप इसी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको शायद ये हार्ड लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, क्या है, इतना सल्फर नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा एटम्स इसमें यूज है, किस तरह से कैसे जोड़ना है कुछ भी पता नहीं, इसको याद कैसे रखना है ये भी पता नहीं। ओके, तो डायरेक्टली अगर आप इसको देखोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो अभी पहले हमें समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, कुछ टुकड़े टुकड़े से बना होगा। कोई भी बड़ी चीज़ डायरेक्टली पूरी तरह से बड़ी नहीं बनती है, थोड़े थोड़े टुकड़े मिलकर ही वो चीज़ बड़ी हो जाती है। ओके, तो आप अगर टुकड़े समझोगे तो उसका सिंथेसिस समझ पाओगे, किस तरह से वो बनेगा। दिस इज नॉट सिंथेसिस, मैं आपको ये सिंथेसिस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो वो किस तरह से बनता है, ओके, उसकी सिंथेसिस की प्रोसीजर क्या है आप इजीली पता कर सकते हो। और उसी के साथ साथ
ये अगर कंपाउंड है ये बॉडी में जाकर किस तरह से टूटेगा, बिखरेगा। अगर कोई भी ड्रग है बॉडी में इस फॉर्म में जाएगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन इफेक्ट दिखाने के बाद इसको टूटना तो है, ओके, इसको बॉडी से बाहर निकालना तो है, क्या ऐसा नहीं तो उसको जिंदगी भर बॉडी में ही रखना है, ओके। तो इसको निकालने का काम किडनी और लीवर करते हैं, ओके। तो किस तरह से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर तो बाहर नहीं निकालेंगे, पूरा पेनिसिलिन शरीर के बाहर तो नहीं जाएगा, ओके, क्योंकि इतनी बड़ी अपनी किडनी का फिल्टर नहीं है, किडनी का फिल्टर तो छोटा है, ओके, उसमें से टुकड़े ही निकलेंगे। तो फिर इसको टुकड़े करने का काम लीवर करता है। लीवर क्या करेगा, इसको टुकड़े करेगा और फिर किडनी उसको छानकर बाहर निकाल देगी, ओके। इट इज एज मच एज दैट सिंपल। हम क्या करते हैं कि हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बट इट इज़ वेरी सिंपल अगर आप इसको डिसेंबल और असेंबल करना सीखें, ओके। अगर आप उसको असेंबल करेंगे तो सिंथेसिस आसान हो जाएगा, और डिसेंबल करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो आप उसका डिग्रेडेशन पाथवे, मतलब बॉडी में जाने के बाद वो किस तरह से डिग्रेड हो रहा है, मेटाबोलाइट हो रहा है, वो आप पता कर सकेंगे, ओके। तो हम पेनिसिलिन के बारे में अभी हम देखेंगे कि ये जो पेनिसिलिन बनता है किस तरह से बनता है, इसमें कौन कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले इसमें पहली रिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग, ओके। बीटा लैक्टम रिंग एक 4 मेंबर रिंग है जिसमें लैक्टोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम लैक्टोन ग्रुप कहेंगे, ओके। तो लैक्टोन ग्रुप बीटा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। बीटा कार्बन कौन सा होता है, इसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप के पास में होगा बीटा कार्बन, इसमें हम कहेंगे बीटा लैक्टम बीटा कार्बन, ओके। तो बीटा लैक्टोन यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए बीटा लैक्टम कहेंगे। और इस 4 मेंबर रिंग में एक हेटेरो आइटम आपको मिलेगा, दैट इज नाइट्रोजन। फिर थायाजोलिडिन रिंग है, ओके। थायाजोल रिंग अगर होती है थायाजोल तो उसमें पूरे 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम थायाजोल कहते हैं। इसका एक डबल बॉन्ड निकल जाता है तो थायाजोलिन हो जाता है, ओके। और सभी डबल बॉन्ड निकल जाते हैं तो थायाजोलिडिन होता है, ओके। दिस इज द हेटेरोसाइक्लिक नॉमेनक्लेचर, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर के रूल है, ओके। कि दोनों डबल बॉन्ड है तो थायाजोल, एक डबल बॉन्ड निकल जाएगा तो थायाजोलिन, और दोनों डबल बॉन्ड मतलब पूरी सैचुरेटेड अगर रिंग होगी, ओके, पूरे सिंगल बॉन्ड अगर होंगे, सैचुरेटेड अगर स्ट्रक्चर होगा तो थायाजोलिडिन, ओके। तो इस तरह से बीटा लैक्टम और थायाजोलिडिन ये दोनों मर्ज होकर एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पेनाम, ओके। इसको शॉर्ट में पेनाम कहा जाता है, ओके। तो इसका अगर आप केमिकल नाम निकालेंगे तो बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन IUPAC ने सिंपल फॉर्म करने के लिए इसको शॉर्ट में नाम दे दिया पेनाम, ओके। तो पेनाम रिंग किस तरह से बनती है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा लैक्टम प्लस थायाजोलिडिन रिंग, हमें मिल गई पेनाम रिंग, ओके। लेकिन यहीं पर हम नहीं रुकेंगे, पेनाम के इसकी नंबरिंग आपको पता है, इस तरह से नंबरिंग है, हेटेरो आइटम सल्फर से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसकी नंबरिंग है, ओके। तो इसके दूसरे पोजीशन के ऊपर 2 मिथिल ग्रुप ऐड हो जाएंगे, और तीसरे पोजीशन के ऊपर अगर COH एसिड ग्रुप अटैच हो जाता है तो पेनाम का कन्वर्जन एक पर्टिकुलर एसिड में होता है, और इस एसिड का नाम है पेनिसिलिनिक एसिड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखें, ओके, कि पेनाम का कन्वर्जन पेनिसिलिनिक एसिड में होता है, क्योंकि पेनिसिलिनिक एसिड से ही बाद में बनेगा पेनिसिलिन बनेगा, ओके। तो पेनिसिलिनिक एसिड, ओके। और जब भी पेनिसिलिन टूटेगा तो पेनिसिलिनिक एसिड बनेगा, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है, ओके। इससे ये बनेगा, ओके, पेनिसिलिनिक एसिड से पेनिसिलिन बनेगा, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, ओके। और पेनिसिलिन जब भी टूटेगा तो अलग अलग एसिड बनेंगे, उसमें पेनिसिलिनिक एसिड भी है, पेनिसिलिनिक एसिड भी है, ओके। वो हम डिग्रेडेशन पाथवे में देखने वाले हैं, ओके। तो पेनिसिलिनिक एसिड, ओके, इससे हमें मिलेगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसका ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज जनरल स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं इट इज जनरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, 6 असाइल अमाइनो ग्रुप लगा है, ओके। 6 पोजीशन के ऊपर असाइल अमाइनो ग्रुप, दिस इज असाइल ग्रुप, ओके, RCO असाइल, दिस इज अमाइनो ग्रुप, दिस इज 6 असाइल अमाइनो, ओके। 2,2 डाइमिथाइल, इसको हम 2,2 डाइमिथाइल भी कहेंगे, 2,2 डाइमिथाइल पेनाम,
हमें पता है इस बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेनाम कहते हैं, तो डायरेक्टली हम पेनाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, 2,2 डाइमिथाइल पेनाम 3, या दिस इज 3, थर्ड पोजीशन, आपको पता है ये थर्ड पोजीशन है। 3 कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो हाइड्रोजन है जब भी सॉल्यूशन फॉर्म में जाता है हमारा पेनिसिलिन, ओके, तो ये हाइड्रोजन यहाँ का निकल जाता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता आता है, और ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है इस अमाइनो ग्रुप की तरफ, और इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। और 2 हाइड्रोजन आने के बाद हमें पता है कि नाइट्रोजन का अगर एक बॉन्ड बढ़ जाता है, 3 की जगह पर 4 बॉन्ड अगर हो जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, क्वाटरनरी अमाइन हो बन जाता है। ओके, तो इस तरह से सॉल्यूशन में जाने के बाद वो इस तरह से ज्विटर आयन फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, दिस इज वन केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, ज्विटर आयन मतलब एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपको पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ए ज्विटर आयन। ओके, तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे बैलेंस, कहेंगे आयनिक बैलेंस कहेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन में ये ईस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेट। सो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। इसके ही यहाँ पर आपको आर ग्रुप दिख रहा है, तो आर ग्रुप को अगर हम अलग अलग जगह पर चेंज करेंगे तो आपको अलग अलग पेनिसिलिन मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि यहाँ पर ये आर ग्रुप अगर मान लो आपके स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में आर ग्रुप की जगह पर अगर बेंजिल ग्रुप लगता है, ओके, दिस इज फिनिल रिंग, फिनिल को CH2 ग्रुप अटैच हो जाता है, ओके, मिथिलिन, तो यहाँ पर इसको हम बेंजिल कहेंगे। तो पेनिसिलिन को अगर बेंजिल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये बन जाएगा बेंजिल पेनिसिलिन, जिसका कॉमन नेम है पेनिसिलिन जी। ये भी पूछा जा सकता है। ओके, पेनिसिलिन जी इज आल्सो कॉल्ड एज, तो उसको बेंजिल पेनिसिलिन कहते हैं, या फिर बेंजिल पेनिसिलिन का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है पेनिसिलिन जी। ओके, उसी तरह से अगर आर ग्रुप, इस आर ग्रुप की जगह पर अगर हम फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन लगाएंगे, ओके, दिस इज फिनॉक्सी मिथिल ग्रुप लगाएंगे, दिस इज फिनॉक्सी ग्रुप, दिस इज मिथिल ग्रुप। ओके, तो फिनॉक्सी मिथिल ग्रुप लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन। उसी तरह से अलग अलग ग्रुप हम चेंज कर सकते हैं। अगर आर ग्रुप की जगह पर 2,6 डाइमिथॉक्सी फिनिल ग्रुप लगाएंगे, 2,6 डाइमिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, 2,6 डाइमिथॉक्सी फिनिल, ये रिंग अगर हम लगाएंगे तो हमें मेथिसिलिन मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप n नंबर ऑफ पेनिसिलिन बना सकते हैं। अलग अलग आर ग्रुप की जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर आप लगाकर इसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर पता है, ओके, तो ये आप आगे के स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ असेंबल करते जाना है, एक एक पार्ट को, एक एक टुकड़े को जोड़ते हुए जाना है। ओके, तब आप किसी भी पेनिसिलिन को बना पाओगे। और जब भी आपको उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है आपको जानना है, तो जहां से वो जोड़ा है नया पार्ट, वहीं से आप तोड़ सकते हो। ओके, तो इसको भी आप कहाँ से तोड़ सकते हो, यहाँ पर इसका जो डिग्रेडेशन है यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो डिग्रेडेशन हम बाद में देखने ही वाले कि किस तरह से इसका डिग्रेडेशन होता है। लेकिन ये जो अलग अलग पेनिसिलिन इसके बनते, तो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई देंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है। ओके, कौन सा स्ट्रक्चर आर ग्रुप की जगह पर अटैच होने के बाद कौन सा पेनिसिलिन आपको मिलेगा, ये आपको अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा।